ओम नमः शिवाय। जब हम वर्ष कुंडली का निर्माण करते हैं तो इसमें एक ग्रह विशेष को हम वर्ष का अधिपति नियुक्त करते हैं। इसे ही हम वर्षेश के नाम से जानते हैं। जितना महत्व मुंथा का है या मुंथेश का है, उतना ही महत्व वर्ष अधिपति यानी वर्षेश का है। यदि वर्षेश आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो वो वर्ष आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा। और यदि वर्षेश बली नहीं है यानी कमज़ोर स्थिति में है तो वो वर्ष में आपको निश्चित कठिनाइयाँ आने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और वर्षेश के बारे में अवश्य समझें। मित्रों, हमने पहले वर्ष कुंडली के महत्व को रेखांकित किया था कि वर्ष कुंडली आप अवश्य देखें, क्योंकि कई बार आपकी तात्कालिक कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही होती है। मेरा शुभ ग्रहों से मतलब है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो शुभ ग्रह हैं उनकी दशा और अंतर्दशा चल रही होती है, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। तो क्यों नहीं मिल पाता, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा वर्ष कुंडली में। तो इसलिए वर्ष कुंडली को, चूँकि अब तो देखिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए बहुत टेक्निकल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप टेक्निकल का एक बेसिक जानते हैं तो आपको सारी बातें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। इसलिए आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे निर्धारण होता है वर्षेश का। तो वर्षेश में देखिए, इसके निर्धारण में हम 5 ग्रहों को लेते हैं। यानी सबसे पहले जो आपके D1 चार्ट का लग्न अधिपति यानी लग्नेश है, हम उसको भी लेते हैं, और वर्ष कुंडली के लग्नाधिपति को भी हम लेते हैं, यानी वर्ष कुंडली का जो लग्नेश है उसको भी हम देखते हैं, और मुंथा अधिपति यानी मुंथेश को भी हम देखते हैं। यानी ये भी एक कैंडिडेट है इस लड़ाई में। और चौथा त्रिराशिपति और दिवारात्रिपति। शायद ये 2 नाम आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो, इनको हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इन 5 में से जो ग्रह सर्वाधिक बली होता है वही वर्ष का अधिपति होता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से 3 या 4 जो हमने नाम लिए वो एक ही ग्रह होता है, तो वहाँ पे एक ही ग्रह होगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम इन सब का डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। और जो बल का निर्धारण होता है, इनका जो बल का पैरामीटर है, वो हम लोग नॉर्मल चार्ट में षडबल देखते हैं, वो ऐसा बल नहीं है। हम यहाँ पर पंचवर्गीय बल की बात करेंगे। आपको संक्षेप में पंचवर्गीय बल के बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। पंचवर्गीय बल में जैसे कि उच्च बल होता है, स्वगृही बल होता है, हद्दा बल होता है, दृष्काण बल और नवांश बल। इन सबको मिला करके जो पंचवर्गीय बल होता है, इसमें निर्धारण होता है कि आपका जो ऊपर हमने बताए 5 ग्रह, इसमें से इन सारे बलों को लेते हुए जो ग्रह सर्वाधिक बली होगा वो आपका वर्ष का अधिपति होगा। तो इन बातों को और डिटेल में समझने के लिए आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आगे बढ़ने के पूर्व आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप वास्तु और ज्योतिष के विषय को पसंद करते हैं। और इसके बाद यदि आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन भी दबाएं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। वर्षेश का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमने संक्षेप में पीछे भी डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे कि वर्ष अधिपति यानी वर्षेश का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो देखिए, इसका जैसे कि हमने पहले भी आपसे बताया कि इसके निर्धारण में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है पंचाधिकारी का। यानी 5 अधिकारी होते हैं, 5 ग्रह इसके अधिकारी होते हैं कि वो वर्षेश बन सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहले कैंडिडेट हैं वो आपके D1 चार्ट यानी जन्मांक कुंडली में जो लग्नेश हैं वो सबसे पहले कैंडिडेट हैं उसके। और दूसरे हैं कि जो वर्ष कुंडली आपने बनाई उस कुंडली का जो लग्नेश है वो दूसरा कैंडिडेट है वर्ष अधिपति बनने का। तीसरा मुंथा अधिपति यानी मुंथेश, वो भी वर्ष अधिपति भी बन सकते हैं। और चौथा जो होते त्रिराशिपति। तो शायद आपने इन तीनों को तो बड़े आसानी से समझ लिया होगा। मुंथा के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। त्रिराशिपति को हम संक्षेप में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर मैं आगे बनाता हूँ तो आपको त्रिराशिपति को समझने में और आसानी हो जाएगी। संक्षेप आपसे बता देता हूँ कि यदि जो वर्ष कुंडली आपने बनाई है
तो वो दिन में, यदि लग्न दिन में आ रहा है, जैसे कि जो समय निर्धारण हुआ वो दिन का है यदि, और लग्न में मेष राशि हो, तो इस स्थिति में जो वर्ष अधिपति बनने के अधिकारी या त्रिराशिपति जो होंगे वो होंगे सूर्य। लेकिन यही अगर लग्न में प्रवेश रात्रि के समय हो रहा है तो इस स्थिति में उसी मेष लग्न में ही गुरु जो हैं वो त्रिराशिपति होंगे। और एक और उदाहरण ले लेते हैं कि यदि वृषभ राशि है लग्न में और लग्न दिन में यदि आ रही हो तो लग्न अधिपति यानी त्रिराशिपति जो होंगे वो होंगे शुक्र। और यदि वही वृषभ लग्न रात्रि के समय यदि आती है तो उस स्थिति में चंद्रमा जो होंगे वो त्रिराशिपति होंगे। तो इसी प्रकार से डिटेल है जो कि मैं आगे वीडियोस में आपको डिटेल में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं दिवारात्रिपति की। दिवारात्रिपति का मतलब ये हुआ कि यदि वर्ष प्रवेश दिन में हो तो सूर्य जिस राशि में होते हैं, स्पेशली अब हम बात कर रहे हैं दिवारात्रिपति की, तो सूर्य जिस राशि में होते हैं उस राशि का जो अधिपति होता है वो दिवारात्रिपति होता है। और यही अगर लग्न रात्रि के समय प्रवेश करती है तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो दिवारात्रिपति वो ग्रह बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि संक्षेप में आपने ये समझ लिया। हम अगले वीडियो में त्रिराशिपति और दिवारात्रिपति को और डिटेल में बात करें। दिवारात्रिपति तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट समझ लिया, एक बार फिर से आप इसे दिवारात्रिपति को समझ लें कि यदि लग्न प्रवेश दिन के समय है तो सूर्य जिस राशि में है उस राशि के अधिपति को दिवारात्रिपति कहते हैं। और यदि लग्न प्रवेश रात्रि के समय हो तो चंद्रमा जिस राशि में होंगे उसे हम दिवारात्रिपति कहेंगे। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए, ये तो पंचाधिकारी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें से इन पांचों में से जो सर्वाधिक बली होगा वो ग्रह जो है वो वर्षेश बनने का अधिकारी होगा। तो बल का क्या पैरामीटर है, इसके लिए हम लोग देखते हैं पंचवर्गीय बल। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो हम षडबल देखते हैं हम वो अलग प्रकार का बल है। वर्ष कुंडली में जो बल का निर्धारण होता है वो पंचवर्गीय बल के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसमें सबसे पहला बल होता है उच्च बल। तो उच्च बल का मतलब होता है कि जैसे यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो वो उसको उच्च बल प्राप्त होता है। और इसमें कितने नंबर्स इत्यादि मिलते हैं इसके लिए भी हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप पंचवर्गीय बल को भी आसानी से समझ सकें। दूसरा स्वगृही बल होता है। जैसे उच्च बल के बारे में तो हमने बात किया, अब स्वगृही बल को देख लें आप। स्वगृही का मतलब यदि अपने ही घर में अपने भाव में ही अगर ग्रह बैठा हुआ है तो उसको स्वगृही बल प्राप्त होता है। और तीसरा होता है हद्दा बल। तो हद्दा बल के बारे में हम जब पंचवर्गीय बल के बारे में बात करेंगे तो हम हद्दा बल के बारे में भी बात कर लेंगे। और चौथा होता है दृष्काण बल। दृष्काण का मतलब होता है कोई भी ग्रह यदि अपने दृष्काण में हो उसका निर्धारण कैसे होता है, उसके लिए भी जब हम पंचवर्गीय बल के वीडियो में हम अब जब बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल बात कर लेंगे। तो यहाँ संक्षेप में आप समझ लें कि यदि कोई ग्रह अपने स्वयं के दृष्काण में हो तो उसको दृष्काण बल प्राप्त होता है। और लास्ट जो है यानी अंतिम नवांश बल, यदि कोई ग्रह अपने नवांश में है, वर्ष कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ष कुंडली में कोई भी ग्रह यदि अपने नवांश में हो तो इस स्थिति में उसको नवांश बल प्राप्त होता है। तो इन पांचों बलों को मिला करके एक कंबाइंड जो हमको रिजल्ट मिलता है उसके आधार पर हम किसी भी ग्रह के यानी जो स्पेशली पंचाधिकारी जो हमने बात की है पीछे, उनके बल का अनुमान लगाते हैं और इनमें से जो सर्वाधिक बली होगा उसको हम वर्ष अधिपति यानी वर्षेस समझेंगे या मानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि वीडियो में कहीं कोई समझने में या मुझे समझाने में कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम डिटेल करेंगे पंचाधिकारी के बारे में और पंचवर्गीय बल के बारे में। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।